नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। कल हमने बात की थी मौर्य वंश के महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक के विषय में। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व हुआ और ये राजगद्दी उसे अपने भाइयों से ही संघर्षों के पश्चात मिली। एक किंवदंती के अनुसार अशोक के विषय में कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के पश्चात मगध साम्राज्य की गद्दी को प्राप्त किया था। अशोक ने गद्दी प्राप्त करने के बाद, जैसे कि कल हमारी चर्चा हुई थी, कलिंग को अपना मुख्य निशाना बनाया। कलिंग को अशोक अपने साम्राज्य का अंग बनाना चाहता था। हालांकि मगध का अंग वो पहले नंद साम्राज्य के अधीन रह चुका था। 321 ईसा पूर्व तक नंद साम्राज्य के अधीन कलिंग नंद साम्राज्य का एक अंग था। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का खात्मा किया तो कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बनकर के उभरा और चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार ने इसको पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन इसे मगध में सम्मिलित करने का सफल प्रयास अशोक के द्वारा किया गया। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध अशोक और कलिंग के राजा के मध्य होता है और इस कलिंग युद्ध का उल्लेख हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग का युद्ध किया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष कलिंग का युद्ध लड़ा। तो कंफ्यूजन हमें नहीं करना है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद यानी कि 9वें वर्ष में अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया। कई बार ऑप्शन में 8वां वर्ष भी होता है और जल्दबाजी में हम लोग 8वें वर्ष पे टिक कर लेते हैं। 8वें वर्ष बाद का अर्थ है 9वें वर्ष, न कि 8वें वर्ष में। 8 वर्ष जब उसके राज्याभिषेक के पूर्ण हो चुके थे तब उसने कलिंग का अभियान किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलिंग युद्ध के कारण पर हमारी कल चर्चा हुई थी। बात करते हैं कलिंग युद्ध के क्या क्या परिणाम रहे। कलिंग युद्ध के परिणामों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा कलिंग युद्ध के बाद जो हत्याएं हुई, अभिलेखों में जो साक्ष्य हैं उसके अनुसार करीब करीब 1 लाख लोग मारे गए। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया गया। जबकि युद्ध के कारण जो विनाश हुए थे उस विनाश के कारण बाद के समय में इससे भी ज्यादा दुगने लोगों की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार अशोक इस हृदय विदारक परिदृश्य को देख करके बहुत दुखी हुआ और अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। अशोक ने संकल्प लिया कि अब वो जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करेगा और युद्ध नीति की जगह अब अशोक ने धम्म नीति को अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रमुख आधार बनाया। ये एक पहला और मुख्य कारण जो कलिंग के युद्ध प्रभाव जो कलिंग के युद्ध का रहा। दूसरा, कलिंग युद्ध के पश्चात कलिंग भी मगध का हिस्सा बन गया। तो इस तरीके से मौर्य साम्राज्य का विस्तार हुआ। तीसरा, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। युद्ध की नीति को छोड़ करके धम्म की नीति को अपनाया और कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि
वंश के पतन का मुख्य कारण कलिंग युद्ध ही था, क्योंकि देखा जाए तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया, साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग कर दिया। तो इतिहास के जो हमें प्रमाण मिलते हैं उनके अनुसार अशोक के बाद मौर्य वंश का कोई भी शासक अशोक के समान उतना ज़्यादा महत्वाकांक्षी, या जिसे कहें जिसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया हो, या फिर जो अशोक से ज़्यादा शक्तिशाली रहा हो, तो वो उस शासक के प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। तो धीरे धीरे अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन होता रहा। तो कहीं ना कहीं इतिहासकारों का इस कारण ये मानना है कि कलिंग युद्ध का दूरदर्शी जो परिणाम निकला मौर्य वंश के पतन के रूप में निकला। अशोक ने इस युद्ध के बाद धम्म की घोषणा की। अशोक के धम्म के विषय में उसके शिलालेखों में वर्णन किया गया है। अशोक का धम्म दरअसल कोई एक अलग सेपरेट धर्म न होकर के उसने अपनी प्रजा के लिए जो नैतिक आचार, नैतिक नियमों की संहिता का निर्माण किया, उसे ही अशोक का धम्म कहा जाता है। धम्म शब्द संस्कृत के धर्म से निकला है, जिसका प्राकृतिक रूप धम्म है। और अशोक के धम्म की जो परिभाषा है उसे राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपने धम्म का प्रचार प्रसार किया, और इसका प्रचार प्रसार अपने ही राज्य में ही नहीं वरन देश विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से वह प्रभावित हुआ, और उपगुप्त के माध्यम से ही वो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक के द्वारा बहुत प्रचारकों को भेजा गया। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अशोक के धम्म और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक के द्वारा भेजे गए प्रचारकों के विषय में। एसएससी सीजीएल हो, ग्रुप सी हो, पीसीएस, यूपीएससी, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि अशोक के द्वारा अमुक प्रचारक किस देश में भेजे गए। तो अगले वीडियो में हमारा मेन टारगेट ये टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।